नमस्कार साथियों। आईएएस मास्टर यूट्यूब चैनल में मैं आलोक कुमार आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, पश्चिम बंगाल में जब से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव आयोग के द्वारा आरंभ हुआ है, तभी से यह मामला पूरे देश की राजनीति को अत्यधिक प्रभावित कर रही है और बंगाल में स्थिति तो अब नियंत्रण से बाहर है। साथियों, आईएएस की तैयारी करने वाले छात्रों से यह अपेक्षा की जाती है कि देश में जो कुछ भी चल रहा है उसके आधार पर न सिर्फ वो करंट अफेयर्स को तैयार करें, बल्कि करंट अफेयर्स के इर्द गिर्द जितने भी ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स मुद्दे उभर रहे हैं, उन मुद्दों की बेहतर तैयारी ही न सिर्फ प्रीलिम्स बल्कि मेंस में भी उनको दूसरे छात्रों के ऊपर एक एज, एक वरीयता प्रदान करता है। तो वर्तमान में बंगाल में जो कुछ भी घटित हो रहा है, लगातार हिंसा का जो दौर चल रहा है और लगभग हर चुनाव में, हर चुनाव से पहले, इस बार विशेष रूप में इसलिए क्योंकि बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिसके माध्यम से फेक वोटर्स अर्थात जो भारत के नागरिक नहीं हैं और जिन्होंने फेक प्रमाण पत्र के आधार पर वोटर आईडी बनवा लिया है, अर्थात बोगस वोटरों की छटनी करने का जो काम देश भर में निर्वाचन आयोग ने आरंभ किया, उसी के कारण बंगाल में स्थिति भयावह होती जा रही है। साथियों, चूंकि बंगाल बिल्कुल सीमा पर है, बांग्लादेश की सीमा लगती है, तो म्यांमार से, बांग्लादेश से बड़ी संख्या में अवैध प्रवासी भारत आते हैं और भारत में लचर कानून व्यवस्था की स्थिति का फायदा उठाते हुए और विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा इन्हें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किए जाने के कारण इन्हें बोगस वोटर्स के रूप में शामिल कर लिया जाता है, जिसे समाप्त करने के लिए ही, जिसे सुधारने के लिए ही पूरे देश भर में चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के माध्यम से इनकी छटाई जब से आरंभ की है, तब से पश्चिम बंगाल का मामला नियंत्रण से बाहर हो गया है। पिछले एक दो दिनों में जो घटनाक्रम हुए हैं, उस पर खुद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया की निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए जिन न्यायिक अधिकारियों को काम पर लगाया था, उन न्यायिक अधिकारियों में और विशेषकर उनमें 3 महिलाओं को शामिल किया गया था, जिसको मालदा जिले में बंधक लगभग बना लिया गया और लगातार मुख्य न्यायाधीश के हस्तक्षेप के बावजूद भी प्रशासक अधिकारी हरकत में नहीं आए। 9 घंटे से भी अधिक का जद्दोजहद सामना खुद प्रधान न्यायाधीश को करना पड़ा, तब जाकर के उनको मुक्त कराया जा सकना संभव हुआ। ऐसे में क्या पश्चिम बंगाल में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जाना चाहिए? यह प्रश्न पॉलिटी के अंतर्गत उठता है और इस पूरे प्रश्न में अनुच्छेद 356 पर हम लोग बातचीत करेंगे, संघवाद पर इसके प्रतिकूल प्रभाव की चर्चा करेंगे, राष्ट्र की एकता अखंडता को बनाए रखने में 356 के महत्व की भी चर्चा हम कर सकते हैं अपने निष्कर्ष लिखने के लिए। 356 के दुरुपयोग के उदाहरणों और मामलों को भी देख सकते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और 356 कब लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, उसके क्या आधार हो सकते हैं, उसका प्रभाव क्या होता है, इन सभी को भी हम लोग देख सकते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं अनुच्छेद 356 को स्पष्ट करता हूं, क्योंकि बंगाल में जो हालात बेकाबू हुए हैं उसमें राष्ट्रपति शासन को लगाने की बात की जा रही है। क्या राष्ट्रपति शासन ही आखिरी रास्ता है? क्या राष्ट्रपति शासन लगाने से बंगाल की समस्या का समाधान हो जाएगा? और अगर हो जाएगा तो आखिर सरकार के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाने में विलंब क्यों किया जा रहा है? सिर्फ अभी ही नहीं, कभी सीबीआई के अधिकारियों के साथ मारपीट की घटना सामने आती है, कभी ईडी के अधिकारियों के साथ मारपीट की घटना सामने आती है और हर बार न्यायालय के हस्तक्षेप से ही हम
न्याय की आशा करने के आदी हो चुके हैं। आखिर कहीं पश्चिम बंगाल एक नया रोग के रूप में उभर तो नहीं रहा है, जैसे कभी पंजाब और जम्मू कश्मीर भारत का एक रोग बन गया था, कहीं पश्चिम बंगाल भी एक रोग राज्य तो नहीं हो गया है। क्षमा कीजिएगा, बंगाल के हमारे प्यारे प्यारे साथियों, हमारे कई छात्र बंगाल के भी हैं, तो मैं बंगाल को नहीं, बंगालियों को नहीं, लेकिन बंगाल में जो शासन की स्थिति, शासन की दुर्दशा मैं देख रहा हूं, और प्रधान न्यायाधीश की टिप्पणी और प्रधान न्यायाधीश के सख्त रुख और उनके दृष्टिकोण के आधार पर मैं यह कह रहा हूं कि कहीं पश्चिम बंगाल में जो कानून व्यवस्था की इतनी बिगड़ती स्थिति है, ऐसे में कहीं यह भारत का एक रोग राज्य तो नहीं बन गया है, कहीं यह एक बीमार राज्य तो नहीं बन गया है, कहीं इसके इलाज की संभावना तो नहीं उत्पन्न हो गई है। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम 356 पर थोड़ा व्यापक रूप से विस्तार से हम चर्चा परिचर्चा करें, ताकि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में यदि इससे संबंधित कोई प्रश्न आता है तो उसका हम समाधान कैसे कर सकते हैं, उन सभी पर हम चर्चा परिचर्चा कर सके। तो आइए सबसे पहले मैं आपको यह बतला दूं कि साथियों, अनुच्छेद 356 को लगाने का एकमात्र आधार अनुच्छेद 356 में ही दिया गया है, और वह आधार है कि किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो राष्ट्रपति शासन को लगाए जाने के एक आधार का वर्णन अनुच्छेद 356 खुद करता है, और वह कहता है कि जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, या तो यह राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर लगाया जाता है, या किसी अन्य आधार पर यदि केंद्र सरकार संतुष्ट हो जाता है कि नहीं, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए, तो केंद्र सरकार के सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। अनुच्छेद 356 में जो संवैधानिक विफलता दिया हुआ है, उस विफलता का दो उदाहरण अनुच्छेद 365 में देखा जा सकता है, जिसमें से पहला यह कहता है कि यदि केंद्र सरकार के द्वारा दिए जा रहे निर्देशों की बार बार अवहेलना की जा रही हो, तो हम यह मान सकते हैं कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। दूसरा, यदि आम चुनाव के पश्चात कोई भी दल इस स्थिति में नहीं है कि वह सरकार बना सके, तो उस राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता को मानकर राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं। इसी प्रकार अनुच्छेद 355 यह कहता है कि राज्य में आंतरिक सुरक्षा और बाह्य आक्रमणों से राज्य की सुरक्षा का दायित्व तो केंद्र सरकार का है, इसलिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों को राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दिशा निर्देश दे सकता है, और यदि बार बार दिए गए दिशा निर्देशों के पश्चात भी राज्य में कानून व्यवस्था की स्थापना नहीं होती है, तो केंद्र सरकार कानून व्यवस्था की स्थापना के लिए अर्धसैनिक बलों को राज्य में भेज सकता है, और यदि फिर भी राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं संभलती है, तो इसे अनुच्छेद 356 के अंतर्गत संवैधानिक तंत्र की विफलता माना जाता है, और फिर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। साथियों, जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो इसके अंतर्गत राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है, विधानसभा को निलंबित या भंग कर दिया जाता है, राज्य पर सीधा शासन करने का अधिकार केंद्र सरकार को मिल जाता है। राष्ट्रपति राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग या तो स्वयं करता है, या वह किसी अधिकारी या राज्यपाल के माध्यम से इसका प्रयोग करवाता है। साथ ही साथ जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है, तो उस राज्य के लिए जो राज्य सूची के विषय हैं, उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। उस दौरान राज्य में राज्य सूची के विषयों पर संसद ही कानून बनाता है। ये सब अनुच्छेद 356 के प्रभाव हैं, और ये बात हमने पहले भी बतलाया है कि
राष्ट्रपति इसकी घोषणा प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं और राज्यपाल की रिपोर्ट या अन्य जानकारी के आधार पर संतुष्टि होने पर ही इसको लागू किया जाता है। साथियों, मूलभूत रूप से यह प्रावधान देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए किया गया था, परंतु इसका अत्यधिक दुरुपयोग हुआ। अभी तक इसे 134 से भी अधिक बार लागू किया जा चुका है, जो इसके दुरुपयोग की ओर इशारा करता है। आप लोगों के तैयारी के दृष्टिकोण से मैं कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों को यहां पर आपसे शेयर करना चाहता हूं, ताकि प्रीलिम्स में आपके पास इंफॉर्मेशन रहे, फैक्ट एंड फिगर्स रहे। इसका पहला प्रयोग 1951 में पंजाब में हुआ। दूसरा प्रयोग 1959 में केरल में EMS नंबूदरीपाद, जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, उसके विरुद्ध इसका प्रयोग हुआ और यहीं से यह विवादास्पद बनता चला गया। 1966 से 77 इंदिरा गांधी के समय में इसका सबसे अधिक दुरुपयोग हुआ। 39 बार इसका प्रयोग किया गया है। 1977 में 9 कांग्रेस शासित राज्यों में मोरारजी देसाई के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया गया। जब 1980 में इंदिरा गांधी आई तो इंदिरा गांधी ने भी इसका बदला लिया। 9 गैर कांग्रेसी शासित राज्यों में इसे लागू कर दिया। सामूहिक रूप से राष्ट्रपति शासन लगाने की जो यह 2 घटना है, यह संघवाद को अत्यधिक प्रभावित करता है और यह बतलाता है कि भारतीय संघवाद में केंद्रीकरण की जो प्रवृत्ति है वह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह राज्यों की स्वायत्ता को भी प्रतिकूल रूप में प्रभावित करता है। 1987 से 1992 के बीच 5 साल लगभग पंजाब में राष्ट्रपति शासन रहा। जम्मू कश्मीर में सबसे लंबा उदाहरण है राष्ट्रपति शासन का। 1990 से 1996 6 साल से भी ज्यादा जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन रहा। मणिपुर और उत्तर प्रदेश में यह सबसे अधिक बार लगाया गया है, अर्थात 10-10 बार। इसके पश्चात आइए हम लोग बंगाल की घटना पर चर्चा करते हैं, फिर प्रीलिम्स के एक प्रश्न पर चर्चा करेंगे, फिर मेंस के एक एग्जामिनेशन के राइटिंग अप्रोच पर चर्चा करेंगे, ताकि आप अपने उत्तर लेखन की क्षमता का भी विकास साइड बाय साइड करते रहें, क्योंकि हम संपूर्ण सफलता के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सभी में आपको एक बेहतर गाइडलाइन, मार्गदर्शन उपलब्ध हो और आपकी तैयारी को नई धार दिया जा सके, नई दिशा दिया जा सके। इसलिए लगातार YouTube चैनल पर मैं आप सभी लोगों के बीच उपस्थित रहता हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आप सभी छात्रों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और कराएं, ताकि मैं अत्यधिक मोटिवेटेड होकर के आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन काम कर सकूं, आपके लिए एक लगातार नई वीडियो में बना सकूं। इसे अपने साथियों के साथ साझा करें, शेयर करें। हमारे इस कार्य में आप हमारा हाथ बटाएं। आप सभी से यह विनम्र निवेदन में करना चाहूंगा। आइए अब हम लोग थोड़ा न्यूज पर चलते हैं, और न्यूज पर जाने से पहले भी मैं आप लोगों से एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि जो भी मटेरियल यहां पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, उन संपूर्ण मटेरियल को प्राप्त करने के लिए IAS मास्टर बाय आलोक सर जो टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप लोग फॉलो कर लीजिए। अभी टेलीग्राम चैनल को कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण अभी ये टेलीग्राम चैनल बंद हो गया। हालांकि 24 घंटे में अपेक्षा करता हूं कि टेलीग्राम इसको फिर से बहाल कर देगा, इसकी सेवाओं को। लेकिन आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक ज्वाइन करें। आइए अब बंगाल में जो घटनाक्रम हुआ है उसकी ओर हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि यह बंगाल का मैप है, और बंगाल के मैप में ये मालदा डिस्ट्रिक्ट है, जहां की घटना पर चर्चा करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। कहते हैं कि जो दक्षिणी बंगाल है और जो उत्तरी बंगाल है, उसको मालदा जोड़ता है, इसलिए अत्यंत ही संवेदनशील है। कुछ लोग तो इसे पश्चिम बंगाल का चिकन नेक भी कहते हैं। थोड़ा आकार को देखिए, चिकन नेक जैसा आपको लगेगा। तो इसलिए मालदा में जो घटना हुई है यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, थोड़ा देखते हैं कि कहां पर क्या हुआ है। पश्चिम बंगाल में जो घटनाएं अभी हुई उसको देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय का जो कड़ा दृष्टिकोण है, जो कड़ा रुख है,
उसके आधार पर अनुच्छेद 356 को लगाए जाने की चर्चा चल रही है। हालांकि अभी तक सरकार ने, केंद्र सरकार ने या सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से इसकी चर्चा नहीं की है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर स्थिति और भी खराब होती है तो यह चल सकता है। यह जो घटना हुई है मालदा में, यह घटना चुनावी प्रक्रिया, विशेष रूप से मतदाता सूची में जो संशोधन हो रहा है, गहन पुनरीक्षण जो चल रहा है, इसके दौरान राज्य सरकार की नाकामी को दर्शाता है। लेकिन राष्ट्रपति शासन लगाने जैसा कोई कठोर संवैधानिक कदम केंद्र सरकार उठाएगी, अभी इसके संबंध में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने मालदा घटना का संज्ञान लिया, जहां न्यायिक अधिकारियों को 9 घंटे बाद भीड़ से बचाया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने जो टिप्पणी की है, जिसको मैं पॉइंट वाइज यहां पर आपके लिए ले आया हूं, थोड़ा उसको आप देखिए। यह घटना न्यायिक अधिकारियों को डराने धमकाने की बेशर्मी भरी कोशिश है। थोड़ा शब्दों पर आप जाइए। यह अदालत के अधिकार को चुनौती देता है। यह एक सोची समझी और किसी मकसद से की गई कार्रवाई लगती है। इसका मकसद न्यायिक अधिकारियों का मनोबल गिराना और एसआईआर से जुड़े मामलों की सुनवाई को रोकना है। यह पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अपने कर्तव्यों की अवहेलना भी है। अधिकारियों को यह बताना होगा कि जानकारी मिलने के बाद भी उन्होंने अधिकारियों को वहां से निकालने में मदद क्यों नहीं की। आखिर कौन सा दबाव काम कर रहा था? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय बलों को निर्देश दिया है कि वे एसआईआर प्रक्रिया के दौरान न्यायिक अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करें। अब जो ये घटना हुई है, ये 1 अप्रैल की घटना है। 1 अप्रैल 2026 मालदा डिस्ट्रिक्ट की घटना है। मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा अभी चल रही है, जिसको एसआईआर संक्षेप में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहा जा रहा है। इसमें नाम कटने को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। माना जा रहा है कि लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोगों का नाम हटाए जाने का आरोप लगाया। 1 अप्रैल को मालदा जिले के कालियाचक ब्लॉक मोठाबारी के बीडीओ कार्यालय में 7 न्यायिक अधिकारी, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल थीं, एसआईआर ड्यूटी पर थे, उनको एक तरह से बंधक बना लिया। सैकड़ों प्रदर्शनकारी जिनके नाम सूची से कटे थे ने कार्यालय का घेराव किया। अधिकारियों को लगभग 9 घंटे बंधक बनाकर रखा गया। भोजन पानी नहीं दिया गया। महिलाओं सहित उन्हें बिना सुरक्षा के छोड़ दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने NH-12 को भी ब्लॉक किया। देर रात लगभग 1-2 बजे पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की मदद से उन्हें रिहा कराया गया। मुख्य न्यायाधीश को खुद स्थिति की निगरानी करनी पड़ी। ये देखिए घटना का चित्र जो है, प्रतीकात्मक चित्र हमने जो है वह आपके लिए लगाया है ताकि आप चीजों को समझ सके। यह घटना एसआईआर प्रक्रिया के दौरान हुई, जो चुनाव आयोग के निर्देश पर चल रही है और कलकत्ता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में यह प्रक्रिया चल रही है। इसलिए ममता बनर्जी के द्वारा इसे राजनीतिक बताया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच, साथ में जस्टिस बागची और विपुल एम पंचोली ने स्वतः संज्ञान लिया और राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई। यह जो घटना हुई है, यह डिप्लोरेबल है, कैलकुलेटेड है और मोटिवेटेड मूव है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। न्यायिक अधिकारियों का मनोबल तोड़ने और चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने की पूर्व नियोजित साजिश है। राज्य में कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर और मोस्ट पॉलिटिकली पोलराइज्ड स्टेट, इतना ध्रुवीकृत राज्य पहले कभी नहीं देखा गया। इस तरह की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है। राज्य प्रशासन की इनएक्शन और एब्डिकेशन ऑफ ड्यूटी, मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी, डीएम, एसएसपी आदि की नाकामी। सीजीआई ने कहा कि उन्हें खुद रात 2 बजे तक स्थिति को मॉनिटर करना पड़ा, तभी प्रशासन हिला। अगर मुख्य न्यायाधीश के आदेशों पर भी इस तरह की बात चलती है
तो यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है साथियों। कोर्ट का आदेश क्या है? मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी आदि को सोकॉज नोटिस, उन्हें जवाब देना होगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं। चुनाव आयोग को केंद्रीय बल कहीं से भी तैनात करने का अधिकार होगा। न्यायिक अधिकारियों, उनके परिवारों और एसआईआर ड्यूटी करने वाले स्टाफ की सुरक्षा के लिए जो कुछ भी करना होगा चुनाव आयोग उसके लिए कर सकता है। इस घटना की जो जांच है वह सीबीआई या एनआईए को सौंपने की अनुमति दी गई है। चुनाव आयोग ने इस घटना की जांच एनआईए को सौंप दी है 2 अप्रैल को। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि न्यायिक अधिकारियों पर हमला सुप्रीम कोर्ट की गरिमा पर चुनौती है और चुनाव प्रक्रिया को हम किसी भी प्रकार से बाधित नहीं होने देंगे। अब ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया को देखिए, फिर से वही राग अलापना, राजनीतिक बातें कहना। ममता बनर्जी ने घटना की निंदा की, लेकिन चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों पर आरोप लगाए। चुनाव आयोग ने 1,20,00,000 नाम काटे और अधिकारियों को सुरक्षा नहीं दी। सुरक्षा देना राज्य सरकार का कर्तव्य है। बीजेपी का यह गेम प्लान है, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगवाना चाहती है, चुनाव को रद्द करवाना चाहती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि हिंसा ना करें, जजों को ना रोके, बीजेपी के ट्रैप में ना फंसे। बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगाया कि वह बोगस वोटर्स बचाने के लिए उसने भीड़ को भेजा और जिहादी एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया। यह राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से अलग जो संवैधानिक प्रश्न उठता है, उस प्रश्न पर हम लोगों को चर्चा करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून व्यवस्था की नाकानी पर राज्य सरकार को फटकार लगाई। हालांकि अनुच्छेद 356 अर्थात राष्ट्रपति शासन का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया है। कोर्ट का फोकस चुनावी प्रक्रिया को सुचारू रखना और न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा पर है। केंद्र सरकार या राज्यपाल की ओर से कोई रिपोर्ट या सिफारिश नहीं आई है कि संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। विधानसभा चुनाव बहुत करीब है, मई 2026 में है, इसलिए राष्ट्रपति शासन लगाना असामान्य और राजनीतिक रूप से विवादास्पद हो सकता है। इसलिए केंद्र सरकार भी अभी चुप है। अब आइए हम लोग प्रारंभिक परीक्षा के एक प्रश्न का प्रैक्टिस यहां पर करते हैं। भारत में राष्ट्रपति शासन लगाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है, तो यह स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले राज्यपाल की रिपोर्ट अनिवार्य होती है। तो हमने पहले ही चर्चा किया हुआ है कि राज्यपाल की रिपोर्ट या किसी अन्य आधार पर यदि केंद्र सरकार या राष्ट्रपति संतुष्ट होते हैं तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, इसलिए यह गलत स्टेटमेंट। फिर तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य विधानसभा को केवल भंग किया जा सकता है, निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो हमने स्पष्टतः यहां पर आप लोगों को पहले से ही हिंट दिया हुआ है कि अनुच्छेद 356 जब लगता है तो राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है, विधानसभा को निलंबित या भंग किया जा सकता है और राज्य पर सीधा शासन करने का अधिकार केंद्र सरकार को मिल जाता है। इसलिए जो लास्ट स्टेटमेंट है, जो तीसरा स्टेटमेंट है, वह स्टेटमेंट भी गलत है। ये जो तीसरा स्टेटमेंट है यह भी गलत है। तो सही उत्तर को चुनिए तो केवल एक हो जाएगा, अर्थात आंसर ए हो जाएगा। अब अगर आप मेंस के एक एग्जामिनेशन एक प्रश्न को देखेंगे तो ये प्रश्न आपके लिए ये रहा। हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों के संदर्भ में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संभावनाओं पर चर्चा कीजिए। इस संदर्भ में अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग, न्यायिक समीक्षा तथा संघीय ढांचे पर इसके प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो सबसे पहले तो इस प्रश्न में आपको यह बताना चाहिए कि राष्ट्रपति शासन को लगाए जाने का आधार क्या होता है, उसको लगाइए। पश्चिम बंगाल की जो अभी हालिया घटनाक्रम है उसका भी जिक्र आप कीजिए और फिर इस संदर्भ में अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग, हमने पूरा दुरुपयोग का उदाहरण आपको दिया हुआ है, उसको बतलाइए। न्यायिक समीक्षा को बतलाइए, अर्थात एसआर बॉम्बे केस में सर्वोच्च न्यायालय ने किस प्रकार से अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग के पश्चात उसकी न्यायिक समीक्षा की है और कुछ मार्गदर्शक सिद्धांतों का निर्धारण सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया गया।
और जब से सर्वोच्च न्यायालय ने एसआर मुंबई मामले में मार्गदर्शक सिद्धांत दिए हैं, तब से अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग की घटना में काफी कमी देखी जा सकती है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे पहले तो 1994 में यह कहा कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग न्यायिक समीक्षा के अधीन है, अर्थात जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो न्यायपालिका इसकी जांच कर सकती है, अर्थात यदि यह पाया गया कि राष्ट्रपति शासन गलत आधारों पर लगाया गया है तो वह पुनर्स्थिति को बहाल कर सकती है, बर्खास्त राज्य सरकार और बर्खास्त विधानसभा को पुनः वापस ला सकती है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि किसी भी राज्य सरकार को बर्खास्त सिर्फ इस आधार पर नहीं करना चाहिए कि उसके पास बहुमत नहीं है, और बहुमत का निर्धारण विधानसभा के पटल पर होना चाहिए, न कि राजभवन में इसका निर्धारण किया जाना चाहिए। अर्थात राज्य में सरकार का निर्माण संसदीय शासन के लिए एक आवश्यक स्थिति है, और यदि सरकार का निर्माण नहीं हो पाए तो वह संवैधानिक संकट हो सकता है, लेकिन सरकार को बनाना राज्यपाल का संवैधानिक उत्तरदायित्व है। और इसलिए राज्यपाल से जब कोई दल यह मांग करे कि उसके पास बहुमत है, तो राज्यपाल को राष्ट्रपति भवन में इसका निर्णय नहीं करना चाहिए, बल्कि उस दल को विधानसभा के पटल पर अपने बहुमत को सिद्ध करने का अवसर देना चाहिए। और साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि यदि इसका दुरुपयोग सिद्ध हो जाता है तो वह पुनर्स्थिति को बहाल कर सकती है, अर्थात राज्य सरकार जिसको बर्खास्त कर दिया गया है उसको वापस ला सकती है, और विधानसभा जिसको भंग कर दिया गया है उसको भी पुनः वापस लाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह दिशा निर्देश दिया है कि जब भी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए तो उसके तथ्यात्मक आधार होने चाहिए, अर्थात सिर्फ संभावनाओं के आधार पर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। हालांकि जब आप इस प्रश्न का उत्तर लेखन कर रहे हो तो आप अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को स्पष्ट करते हुए आपको यह भी बतलाना होगा कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग किस तरह से संघवाद को प्रतिकूल रूप में प्रभावित कर सकता है। जब राज्य सरकार को बर्खास्त किया जाता है, जब राज्य सूची के विषयों पर केंद्र के द्वारा कानून बनाया जाता है, संसद के द्वारा कानून बनाया जाता है, तो निश्चित तौर पर यह राज्यों की स्वायत्तता का हनन करता है। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति अर्थात अनुच्छेद 356 राज्य सरकार को प्रभावित करता है, और केंद्र सरकार इसका दुरुपयोग अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए कई बार करता है, जिसके उदाहरण स्पष्ट है। यह संघीय ढांचे की कमजोरी को भी बतलाता है, क्योंकि 134 से भी अधिक बार इसका प्रयोग अभी तक किया जा चुका है। साथ ही साथ यह राज्य में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति को उत्पन्न करता है। यह क्षेत्रीय दलों और स्थानीय मुद्दों के महत्व को भी कम करता है, उसको भी कमजोर करता है। इस रूप में यह 356 का जो प्रयोग है वह संघवाद को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, और इस तरह से इसका आलोचनात्मक विश्लेषण करते हुए आप लोग इसका उत्तर लिख सकते हैं। अंत में एक बार फिर से मैं आप सभी छात्रों से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि अभी जो भी मटेरियल यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किए हैं उसको प्राप्त करने के लिए आईएएस मास्टर बाय आलोक सर टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए। यहां पर ये सारे मटेरियल्स आपको उपलब्ध हो जाएंगे। साथ ही साथ जाते जाते एक बार पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि आईएएस मास्टर यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियोज को साझा करें, इस पर आप अपनी राय से भी हमें अवगत कराएं। आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।